Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rupee College, University of Allahabad. And this time I am discussing various topics of educational statistics in your paper of Educational Measurement and Evaluation of BA Part 3. हालांकि स्टैटिस्टिकल पोर्शन जो है होता है वो बहुत विधाओं के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे सोशियोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है, कॉमर्स इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है, एजुकेशन में भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, मतलब जहाँ जहाँ रिसर्चेज में इसकी आवश्यकता है वहाँ पढ़ाया जाता है इसको, है ना। तो मैं पहले भी आपसे इनको डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं एक, चूंकि आपका एग्जामिनेशन क्लियर है, नियर है ना, और आप चाहते होंगे कि जल्दी से एक क्विक रिवीजन मिल जाए या कोई डाउट हो जो आपके मन में जो क्लियर हो जाए, ताकि आप इसके सवालों को हल कर सकें, क्योंकि जनरली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो आई डोंट नो व्हाई दे मतलब उनको इतना फियर होता है, इतना एप्रीहेंशन होता है स्टैटिस्टिकल पोर्शन से, जबकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत कुछ मुश्किल है। थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़े छोटे फॉर्मूले याद करके, ये याद करके कि इस फॉर्मूले का में जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है इसका मतलब क्या है, वो टेबल से कैसे जनरेट होगी और उसमें रखना है, और छोटी सी गणना करनी है और आपको बिल्कुल सही उत्तर पे आप आ सकते हैं, थोड़े से परिश्रम से, थोड़े सी प्रैक्टिस से। तो अभी ही मैंने आपसे मीन मीडियन मोड फिर से कवर किया, मैंने स्टैंडर्ड और क्वार्टाइल डेविएशन फिर से कवर किया, और आपके कोर्स में कोरिलेशन कोफिशिएंट है जिसमें स्पीयरमैन रैंक मेथड पूछा जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं, आसान है, ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा देखिए और फिर आप इसको आप शायद थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप इसके सवाल हल कर सकें। देखिए, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का, भाई कोरिलेशन का मतलब क्या है, सहसंबंध, ठीक है। और कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब है सहसंबंध गुणांक, मतलब ये बताएगा कि सहसंबंध कैसा है। अगर पॉजिटिव होगा तो बताएगा कि धनात्मक है, धनात्मक का मतलब एक मान बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ऋणात्मक होगा तो ये बताएगा कि एक मान बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अगर पूरा, ये नीचे लिखा भी है, अगर पूरा +1 होगा इसका मान, इसका मतलब 100% कोफिशिएंट है, 100% कोरिलेशन, और बिल्कुल -1 होगा यानी कि परफेक्ट नेगेटिव है, और 0 होगा इसका मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, हमसे मतलब नहीं। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये नापता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स यूजिंग रैंक्स, है ना। एक्चुअली हम रैंक के बीच का रिलेशनशिप मानते नापते हैं, एक्चुअल वैल्यू को इसमें कंसीडर नहीं करते। कब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जब डेटा रैंकिंग फॉर्म में हो या डेटा ऑर्डिनल हो। हम लोगों ने पढ़ा है ना, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। तो ऑर्डिनल इसका मतलब हमको पोजीशन पता हो, प्रेफरेंसेस पता हो, तो हम ये कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। वैल्यू इसकी किससे किसके बीच में आएगी, -1 से +1 के बीच में, मतलब इससे ज्यादा ना, ये -1 से ज्यादा हो सकता है ना +1 से ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि -1 जो है वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, +1 परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसी के बीच में इसका मान होगा। 0 जरूर हो सकता है, 0 का मतलब होता है कि कोई सहसंबंध नहीं है। अब फॉर्मूला इसका क्या है, छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, रो से डिनोट करते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को। रो इज इक्वल टू 1 माइनस, एक से हमको घटाना है, क्या क्या घटाना है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 का 6 गुना, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। यानी कि सिर्फ हमको क्या चाहिए, डी और एन चाहिए, बाकी तो कोई मान इसमें चाहिए नहीं। डी पता चल जाए, सारे डी का स्क्वायर निकाल देंगे, सबको जोड़ देंगे, समेशन डी स्क्वायर मिल जाएगा। एन पता चल जाए, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, यानी रैंकों के बीच के अंतराल को डी कह रहे हैं। और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होता है, आप स्टेटिस्टिक्स में किसी भी फॉर्मूला में ऑब्जर्वेशन हो गया, बारंबारता हो गया, कुछ भी। अब देखो, ऐसा सवाल पूछा जाएगा तुमसे एग्जाम में कि स्टूडेंट दे दिए तुम्हें 5, कुछ भी हो सकता है ये डेटा, उनके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए, मैथ्स में वो ऐसा ऐसा नंबर पा रहा है, इंग्लिश में ऐसा ऐसा नंबर पा रहा है, तो बताओ इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है। तो हमको अब निकालनी है रैंक, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, कन्वर्ट मार्क्स इनटू रैंक्स। पहले मैथ्स के लिए भी मार्क्स के साथ रैंक निकाल लीजिए, इंग्लिश के साथ भी रैंक, मार्क्स के संग रैंक निकाल लीजिए। अब जैसे ये 92 है, तो ये सबसे ज्यादा नंबर है इसके, तो मैथ्स को रैंक मतलब इसको 1 रैंक मिल गई। फिर 92 के बाद सबसे कम क्या है, 85, इसको 2 मिल गई, 75 को 3 मिल गई, 70 को 4 मिल गई, 60 को 5। रैंक से लेना देना है, एक्चुअल मार्क्स से नहीं है। इसी तरह से इसमें भी हमने इसको क्रम से लगा लिया, 88 को 1, 78, 72, 70, 65। आसानी से रैंक हमने दे दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन एग्जामिनेशन में आपसे सवाल ऐसा भी आ सकता है जहां रैंक टाइड हो, जैसे मान लो 2 विषय में 85 नंबर है, तो क्या करते, यहाँ तो एक के बाद 85 फिर 75 था, तो 2 3 कर दिया। उस केस में ये करते कि भाई 85 2 बार है, तो क्या करें, दोनों को 2 नहीं दे सकते, दोनों को 3 नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे, 50 2 प्लस 3/2, यानी कि 2, उसके बाद कौन सी रैंक है, 3, तो दोनों के बीच की आधी दे दी, यानी कि 2.5 रैंक तब 85 को मिलती,
दूसरा भी अगर 85 होता उसको भी 2.5 मिलती, लेकिन चौथे को कौन सी रैंक देते? तीसरी नहीं देते। क्यों? क्योंकि दूसरी और तीसरी रैंक आप दोनों यूज कर चुके हैं, अब फिर क्या देते? चौथा। यानी अगर यहाँ भी 85 होता तो यहाँ 2-3 की बजाय 2.5-2.5 होता। ऐसे कई बार हो सकता है कि पांचवें को भी आपको 5-6 ना देके 5.5 5.5 दे, फिर 7 पे जाए, ऐसे करके ऐसा भी सवाल आता है। ये सिंपलेस्ट मैं आपको बता रही हूँ। आपको रैंक पता चल गई। अब हमको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? एक्स की रैंक ये है, मतलब जो एक्चुअल डेटा किस्म था ना 21354, वाई की रैंक ये है। अब सबका स्क्वायर निकाल लो। डी बराबर क्या है? एक्स माइनस वाई। तो 0 0 मतलब एक्स में से वाई को घटाएंगे तब डी आएगा। एक नंबर, एक विषय में जो रैंक है से दूसरे विषय में जो रैंक है उसको घटाने से डी आना है। हम्म। तो 0 0 -1 0 + 1। अब डी स्क्वायर करने, जीरो का जीरो ही रहेगा, जीरो का जीरो। कितनी छोटी सी गणना है, कहीं अंक ही नहीं है, सब जीरो जीरो हो गया। 1 1। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या हुआ? 2। भाई एक और एक दो, बाकी तो सब जीरो ही थे। और एन इज इक्वल टू क्या हुआ? 5। 1 2 3 4 5 5, बस और कोई मान रखना ही नहीं है। लगा दीजिए फॉर्मूले में, अप्लाई करिए फॉर्मूला। 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर। समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना था? 2 अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। एन कितना था? 5। तो एन स्क्वायर कितना हो गया? 25 - 1। तो हो गया 1 - 6 × 2 = 12। 5 का इसमें गुणा, मतलब 25 में से एक गया, क्या होगा? 24। भाई देखो, खोले, यही दिक्कत है। हम कई बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 5 = 25, लेकिन वो पूरा नहीं खोलेंगे। या तो पूरा खोलिए ग्रुप, कोष्ठक, तो 5 का 25 से भी गुणा होगा, 5 का 1 से भी गुणा होगा। पर आप, या 25 में से एक पहले घटा लीजिए 24, और तब उसको 5 से गुणा करिए। तो 1 - 12/120 इज इक्वल टू 1 - 0.1, यानी कि 0.9, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है इसका। स्पीयरमैन्स रो 0.9 आया। मतलब एक से थोड़ा ही तो कम है। इसका मतलब एक विषय में जैसे उसको नंबर मिल रहे हैं, दूसरे विषय में भी उसी के समकक्ष नंबर मिल रहे हैं, एकदम कोरिलेटेड नंबर है। ये है इसका मतलब। ये बता रहे हैं ना, 0.9 का मतलब वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब स्टूडेंट स्कोरिंग हाई इन मैथ ऑल्सो स्कोर हाई इन इंग्लिश। ऑलवेज रैंक केयरफुली, हाईएस्ट को 1 देना है। मोस्ट मिस्टेक्स हैपन इन रैंकिंग स्टेप। जब हम रैंकिंग करते हैं तभी सबसे ज्यादा गलती करते हैं। थैंक यू। हो गया। अब इस इतना ही है आपके स्टैटिस्टिकल पोर्शन में यूजी लेवल पे। बाद में पीजी में थोड़ा बहुत और होता है, फिर उसको और उसी तरह से समझा जाएगा, पर इस वक्त इतना ही। साधारण सा मीन मीडियन मोड। अगर कहीं अनग्रुप्ड डेटा है तो और ही आसान है। ग्रुप डेटा है तो भी छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, छोटा छोटा मान रखना है उसमें। कोई बहुत भीषण सवाल यूजी लेवल पे आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर रैंक को रिलेशन तो और ही आसान है, उसमें तो गणना भी इतनी छोटी सी है। इतना ही है। ओहो, थैंक यू के बाद मैं क्यों आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सबका क्विक रीकैप। ओके, so I have covered it all for you, and again I am saying thank you to you. Please go watch and learn and attempt your questions carefully from the statistical portion. Okay, so thank you to all of you.